Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in today's class we will be discussing about four major articles. In the first article we will be discussing about India Africa Connect. Recently एक summit हुई है न्यू दिल्ली में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन ट्रेजेक्टरी के बारे में डिस्कस करेंगे, एंटी रेप लॉ के बारे में. देन यूनेस्को के रिकमेंडेशन के बारे में बात करेंगे, न्यूरो टेक्नोलॉजी के बारे में. एंड लास्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइगर सफारी. तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या जजमेंट दिए इसके बारे में वी विल बी डिस्कसिंग. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं. देखिए, अफ्रीका के साथ हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्ट्रेंथन करना स्टार्ट किया था 2008 में, जहां पे हमने पहली बार पैन अफ्रीका के साथ एक कॉन्फ्रेंस की थी, समिट की थी. देन उसके बाद सेकंड समिट हुई 2015 में एंड अभी 2025 में 10 साल बाद आपकी तीसरी समिट हुई है. अब प्रॉब्लम ये है कि इतने डिलेड आपकी समिट्स रहेंगी तो आप अफ्रीका के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे. मीनवाइल इन 10 सालों के अंदर हमने 17 डिप्लोमेटिक मिशंस अफ्रीका में स्टार्ट किए एंड बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन के आसपास आ गए हैं. बट अभी हमें रिवाइव, डीपन एंड स्ट्रेटेजिकली अपग्रेड करना होगा अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस को. अब देखिए, जो पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो हमारा जो विजन है इंडियन ओशन को लेके, उस विजन के अंदर ये सेंट्रल पॉइंट है अफ्रीका, बिकॉज इंडियन ओशन रीजन का काफी बड़ा हिस्सा अफ्रीका के साथ टच होता है. तो हमारी मरीन टाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिन सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस विजन से भी अफ्रीका काफी अलाइन करता है. हमारे इसके साथ रिलेशन काफी अच्छे होने चाहिए. रिसेंटली जब हमने G20 समिट को होस्ट किया था तो अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 में इंक्लूड करने की बात की थी, जिससे ग्लोबल साउथ की सॉलिडेरिटी और ज्यादा बूस्ट हुई. तो कहा जा रहा है कि 2050 तक अफ्रीका 25% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा एंड जहां पे टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की डिमांड इंक्रीज होने से ये एक इमर्जिंग मार्केट बनेगी. अभी अफ्रीका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड ब्लॉक है आपका वर्ल्ड का एंड इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. अभी अफ्रीका में जैसे मिनरल्स, ऑयल, गैस एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा रिसोर्स है. तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो कहते हैं कि भाई हम टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक हैं अभी अफ्रीका के अंदर. बहुत सारे न्यू मिशन, स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू हम पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं एंड हम कॉपरेट कर रहे हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ एजुकेशन के अंदर अफ्रीका में. बट स्टिल हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लैक करते हैं, क्योंकि आज भी हम चाइना से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं अफ्रीका के अंदर. क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंटली हमारे जो फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं. हमारे लिए एक रेगुलेटरी कंफ्यूजन देखने को मिलता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में. जो ड्रग्स की कॉस्ट है, खासकर प्रिसीजन ड्रग्स की या टेक्नोलॉजी की, वो काफी हाई है. अफ्रीका उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है. लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हमारे पास वहां पे है नहीं. एंड जो सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है अफ्रीका में, ये भी इंडिया को अफ्रीका की तरफ, अफ्रीका से ट्रेड करने में थोड़ा हैम्पर करती है. तो कहा जा रहा है कि भाई देखो, अगर वैल्यू चेन की बात की जाए ग्लोबल, तो अफ्रीका तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी, मोबिलिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक में इंप्रूव कर रहा है. एंड ये इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अफ्रीकन मार्केट में सिर्फ पोर्ट एंड पावर मॉडल को छोड़ के हम को इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करें. तो यहाँ पे हमारे लिए एक सिंगल इंटीग्रेटेड बड़ी मार्केट हो सकता है अफ्रीका, जहां पे हम को डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं एंड हम अफ्रीका के प्रेफरेंशियल पार्टनर बन सकते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. एंड मोर ओवर जेनरिक मेडिसिन की अफोर्डेबिलिटी, डायग्नोस्टिक की लाइक आप कह सकते हो कि अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड बायोसिमिलर्स की कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी इंडिया को उनके हेल्थ केयर का भी एक मेजर पार्टनर बना सकती है. तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं अभी हमारे सामने अफ्रीका में. आइए अब बात करते हैं एंटी रेप लॉ ट्रेजेक्टरी की. रिसेंटली जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बी आर गवई जी, इन्होंने कहा कि भाई 1979 से पहले तक जो रेप केसेस होते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जुडिशियल बायसनेस देखने को मिलता था एंड पेट्रियार्कल नेचर देखने को मिलता था. तो कहते हैं फर्स्ट फेज था वो जुडिशियल स्टीरियोटाइप आपका देखने को मिलता था 1980 से पहले, जहां पर ऑफन आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती थी कि हम पेट्रियार्कल अजम्पशंस पे चलते थे.
जहां पे हम सर्वाइवर के करेक्टर के बारे में बात करते थे, पोस्ट सेक्स हिस्ट्री के बारे में बात करते थे, एंड मोर ओवर हम ये देखते थे कि कोई रेजिस्टेंस का साइन है कि नहीं, क्या ये विलिंगनेस तो नहीं थी कि भाई वो पर्सन खुद भी विलिंग था। एंड कहीं ना कहीं फोकस हम करते थे इंजरीज पे, और क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते थे जहां पर करेक्टर असैसिनेशन किया जाता था विक्टिम का। अब 1980s में एक केस आता है, मथुरा केस, और मथुरा केस के बाद पार्लियामेंट लॉ के अंदर कुछ चेंजेस लेके आती है, एंड जहां पर कस्टोडियल रेप्स के ऊपर फोकस किया जाता है। तो यहां पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि भाई आप एज अ एविडेंस के तौर पे उनके करेक्टर को क्वेश्चन नहीं करेंगे। पार्शल जो बर्डन था वो शिफ्ट किया गया कि भाई पहले विक्टिम को यह प्रूव करना पड़ता था कि उसके साथ रेप हुआ, अब यहां पे अक्यूज को यह प्रूव करना होता था कि वो इनोसेंट है कुछ केसेस में। फिर निर्भया केस आता है, और 2013 में एक बार फिर से अमेंडमेंट आती है जहां पर रेप की डेफिनेशन को और ज्यादा इलैबोरेट किया जाता है, स्टॉकिंग, एसिड अटैक जैसी टर्म्स इसमें ऐड की जाती है, मिनिमम सेंटेंसेस को ऐड किया जाता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की जाती है, एंड सर्वाइवर की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। लास्ट में आता है 2018 का अमेंडमेंट, जहां पे डेथ पेनल्टीज को इंपोज किया जाता है, एक स्ट्रिक्ट लॉ लेके आया जाता है जहां पे 12 साल और इससे छोटे बच्चे के साथ अगर कोई रेप करता है तो उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी, एंड इसे आगे भारतीय न्याय संहिता में भी 2023 में कंटिन्यू किया गया। तो बात यह है कि स्टार्टिंग में एक तरफ आपको जहां पे कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल फोकस देखने को मिलता था ट्रायल कोर्ट्स में, वो बायसनेस देखने को मिलता था, अभी भी कुछ केसेस में ये चीज आज भी एग्जिस्ट करती है। बट उसके अलावा एफआईआर में डिले, एविडेंस कलेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉपर कोऑपरेशन ना होना, जो इनसेंसिटिव क्वेश्चनिंग है, इन एडुकेट मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, एंड कहीं ना कहीं लीगल प्रोसीडिंग्स में जो डिले होता है, ये आज भी हेम्पर करता है इन केसेस में जस्टिस को, जहां पे आज भी कन्विक्शन रेट आपका 27% के आसपास है। तो लॉ आपका है, स्ट्रांग है, बट कहीं ना कहीं स्लो ट्रायल्स, विटनेस हॉस्टिलिटी एंड इनसफिशिएंट प्रोसिक्यूशन सपोर्ट, इसकी वजह से फ्रीक्वेंटली केसेस में डिले देखने को मिलता है। एंड कहीं ना कहीं जो कंसेंट है आज भी मिस इंटरप्रेट की जाती है, फ्री, वॉलंटरी एंड अनइक्विवोकल कहा गया है, मॉडर्न लॉ में इसे डिफाइन किया गया है, बट आज भी कोर्ट कई बार इस चीज को प्रोग्रेसिव जुरिस्प्रूडेंस के अंडर नहीं लेती है, वो एक प्रॉब्लम है। एंड कहीं ना कहीं मैरिटल रेप आज भी एक एक्सेप्शन है, जहां पे आपकी खुद की बॉडी के ऊपर ऑटोनॉमी को यहां पर एक्नॉलेज नहीं किया गया। ये वो चीजें हैं जो आपको यहां पे याद रखनी है। अब बात करते हैं यूनेस्को के रिकमेंडेशन के बारे में अबाउट न्यूरो टेक्नोलॉजी। तो भैया 2025 नवंबर 13 को एक यूनेस्को फर्स्ट इंटरनेशनल गाइडेंस लेके आया न्यूरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब ये क्या है, जहां पर आप ब्रेन को डिकोड कर रहे हैं, तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें आप ऐसे डिवाइस और प्रोसीजर को यूज करते हैं जहां पर नर्वस सिस्टम, जो आपका ब्रेन का सेंट्रल सिस्टम है, उसको रिकॉर्ड, स्टिमुलेट एंड मॉड्यूलेट किया जाता है। तो इसमें ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, न्यूरल इम्प्लांट्स, कॉग्निटिव मॉनिटरिंग हेडसेट्स एंड एआई न्यूरो प्रोस्थेटिक को इसमें यूज किया जाता है। जैसे कई कंपनीज है न्यूरोलिंक करके या सिंक्रोन करके इसमें एक्टिवली बहुत आगे तक रिसर्च कर रही है। तो ये कहा जाता है कि भाई देखो, यहाँ पे आज की डेट में कोई रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई ग्लोबल ओवरसाइट नहीं है, एंड कहीं ना कहीं इसका कमर्शियल मिसयूज हो सकता है, लोगों के बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जा सकता है, वर्क प्लेस सर्वेलेंस कहीं ना कहीं इंक्रीज की जा सकती है, एंड इससे मेंटल प्रिवेसी खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से लोगों के थॉट्स, इमोशन, मेमोरी, इन सब पे असर पड़ेगा। तो अभी इसको रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कहते हैं इसमें यूनेस्को की गाइडलाइंस में कहा गया कि मेंटल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, स्पेशल कैटेगरी ऑफ डाटा के अंदर इसे ट्रीट किया जाएगा, जहां पे कोई भी डिकोडिंग नहीं की जाएगी बिना कंसेंट के, इंफॉर्मेशन और लाइक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही आप इसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ आप कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कंसेंट फ्रेमवर्क इसमें डिजाइन करने की बात की है, किस लिए डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, कैसे उसे प्रोसेस किया जाएगा, कौन एक्सेस कर सकता है, कितना लंबा उसे स्टोर किया जाएगा, इसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की गई है। मिलिट्री पर्पस के लिए इसे यूज नहीं किया जाएगा, एंड चाइल्ड के केसेस में और ज्यादा स्ट्रिंजेंट एथिकल प्रोविजंस को इंक्लूड करने की बात की है, एंड ग्लोबल लेवल पे सभी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि भाई आप भी अपने अपने देशों में एक बेटर लॉ को फ्रेम कीजिए। अब बात करते हैं टाइगर सफारी के बारे में। देखिए, टाइगर सफारी की बात की जाए तो नवंबर 17 को एक
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है और इसमें यह कहा जाता है कि भाई देखो, आप टाइगर सफारी अलाउ कर रहे हो, इसमें 3 एरिया होते हैं। एक कोर एरिया होता है आपके टाइगर रिजर्व के अंदर, एक होता है आपका बफर एरिया और उसके बाद आ जाता है आपका फ्रिंज या पेरिफेरल एरिया, जहां पर आउटसाइड बफर जोन आप थोड़ा एक्सक्लूसिवली प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हो। स्पेशल जोन है ये, जिसे इको सेंसिटिव जोन के नाम से आप जानते हो, कि ह्यूमन एक्टिविटी लिमिटेड यहाँ पे अलाउड होती है। तो ह्यूमन सेटलमेंट टिपिकली आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, बट बफर एरिया में टूरिज्म और कम्युनिटी यूज के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिसेस अलाउड है। तो जिम कॉर्बेट के अंदर टाइगर सफारी जो चल रही थी, उसको लेके किसी पर्सन ने यहाँ पे कंप्लेंट की और यहाँ पे ये कहा गया कि भाई जो आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने गाइडलाइंस इशू की गई है, कहीं ना कहीं उसको वायलेट किया गया है इन कोर एरियाज के अंदर, यहाँ पे जो टाइगर सफारी को क्रिएट किया गया है। तो कहते हैं कि भाई कोर्ट ने सिंपल सी 2 चीजें कही यहाँ पे कि भाई आप बफर जोन में ही, जहां पे या नॉन फॉरेस्ट एरिया या डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर ही सफारी अलाउ कर सकते हैं। आप कोर एरिया के अंदर सफारी अलाउ नहीं करेंगे। फुल फ्लेज रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन की पॉसिबिलिटी आपके पास यहां पे होनी चाहिए ऐसे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया में। एंड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कहते हैं कि भाई आपको इनको डिक्लेयर करना होगा एज पर द नोटिफिकेशन 1 साल के अंदर। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इसके अंडर इसे डिक्लेयर किया जाता है। कुछ एक्टिविटीज हैं जिसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया बफर और फ्रिंज एरियाज में, जैसे कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते हो, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते हो, वुड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल यूनिट्स या केमिकल यूनिट्स, हजार्डियस सब्सटेंस, रोड को आप चौड़ा नहीं कर सकते हो बिना क्लियरेंस के, डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो वेस्ट को इस एरिया में, एंड लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को आप इसमें अलाउ नहीं करेंगे। और रात के टाइम पे टूरिज्म नहीं अलाउ किया जाएगा, ये नॉक्टर्नल वाइल्ड लाइफ के ऊपर असर डालता है। सिर्फ डे टाइम में अलाउड है, डस्क एंड डाउन में मूवमेंट बैन है, बट इमरजेंसी सिचुएशन में आप अलाउ कर सकते हैं। मोर ओवर मास टूरिज्म नहीं, आपको स्मॉल स्केल पे टूरिज्म को प्रमोट करना है जो कि सस्टेनेबल हो और कहीं ना कहीं इस इको सेंसिटिव एरिया को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करे। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे समझनी थी। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें।